नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में मैंने वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं उनकी विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज हम बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, बौद्ध कालीन शिक्षा को पढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि जो हमसे जुड़े मित्र हैं, साथी हैं, वो भी ये वीडियो देख सकें। तो चलिए हम आज बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। टॉपिक किताब कौन सी पढ़ा रही थी? वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। उसमें आपका टॉपिक था बौद्ध कालीन शिक्षा। क्या टॉपिक था? बौद्ध कालीन शिक्षा। ये मैंने बताया था, ये डीएलएड, बीटीसी, सेकंड सेमेस्टर और सुपरटेड शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बौद्ध कालीन शिक्षा। बौद्ध कालीन शिक्षा का समय जो रहा है वह 600 से 1200 बीसी यानी कि 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक रहा है। बौद्ध कालीन शिक्षा के प्रवर्तक गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को माना जाता है। यानी कि बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को माना जाता है। किसको माना जाता है? गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा में सबसे ज्यादा क्या देखा है? उनकी शिक्षा कैसी थी? वो जन शिक्षा थी। कैसी शिक्षा थी? जन शिक्षा। क्योंकि वैदिक कालीन की जो शिक्षा है वो जन शिक्षा नहीं थी। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो शिक्षा की व्यवस्था रही है तो उनकी व्यवस्था जन शिक्षा नहीं है। पूर्व वैदिक काल जन शिक्षा थी, लेकिन कुछ थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो जन शिक्षा नहीं थी। किसमें? वैदिक काल में। वैदिक काल में था कि राजा का लड़का ही पढ़ेगा, राजा महाराजाओं के लड़के ही पढ़ेंगे। उसमें ये चीज थी किसमें? वैदिक में। लेकिन बौद्ध कालीन शिक्षा में ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये जन शिक्षा थी। जन मीन्स होता है कोई भी व्यक्ति, लड़का हो या लड़की, शिक्षा ले सकता है या ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज किसमें थी? बौद्ध कालीन शिक्षा। ये शिक्षा आपकी वैदिक काल के उपरांत, वैदिक काल की शिक्षा के उपरांत बौद्ध कालीन शिक्षा का उदय हुआ। बौद्ध कालीन शिक्षा का उदय कब हुआ? वैदिक कालीन शिक्षा के उपरांत बौद्ध कालीन शिक्षा का उदय हुआ। अब हम पढ़ते हैं वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं? इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। बौद्ध कालीन शिक्षा की विशेषताओं को देख लेते हैं। अब बात आती है सबसे पहले बौद्ध कालीन शिक्षा की जो व्यवस्था थी या प्रणाली थी। बौद्ध कालीन शिक्षा की व्यवस्था या प्रणाली कैसी थी? बौद्ध कालीन शिक्षा की जो व्यवस्था प्रणाली है वो मठ और विहार में हुआ करती थी। कहाँ? मठ और विहार। यानी कि शिक्षा का जो केंद्र था वो मठ और विहार में हुआ करता था। ठीक है, तो ये मठों और विहारों में दी जाती थी। मठ विहार कहाँ स्थापित किए जाते थे? मठ और विहार आपके नगरों में स्थापित किए जाते थे। मठ और विहार कहाँ खोले जाते थे? ये आपके नगरों में खोले जाते थे। ये बात है। फिर इसमें जैसे आपके मठ और विहार में, जैसे आपका नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, यानी कि ये क्या है? मठ और विहार। ये क्या है? मठ और विहार। ये किसके मठ और विहार है? ये बौद्ध कालीन शिक्षा के मठ और विहार है। समझ में आई ये सारी चीज? ठीक है, तो ये विक्रमशिला, वल्लभी और नालंदा, ये जो नालंदा है, ये नालंदा, इसको अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा का केंद्र बनाया गया था। उच्च शिक्षा का केंद्र किसको बनाया गया था? नालंदा को। ये अब नालंदा कहाँ है? जैसे बिहार में उपस्थित है, बिहार में स्थित है। नालंदा को अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा केंद्र बनाया गया था। ठीक है, तो आप देखिए शिक्षा प्रणाली, संस्कार
संस्कार की बात करते हैं तो प्रवेश के समय प्रवज्जा संस्कार बालकों को अपनाना होता था। बच्चों को क्या अपनाना होता था? प्रवज्जा संस्कार। प्रवज्जा का मतलब क्या होता है? बाहर जाना या गुरु के समक्ष जाना या गुरु के पास जाना, ये प्रवज्जा का अर्थ होता है। बाहर जाना, घर से बाहर जाना या घर से बाहर शिक्षा लेने जाना, ठीक है, ये हुआ करता था। प्रवेश की आयु कितनी हुआ करती थी? 6 वर्ष हुआ करती थी। प्रवेश की आयु कितनी हुआ करती थी? 6 वर्ष हुई करती थी। यानी कि प्रवेश की जो आयु है वो 6 वर्ष हुई। और देख लीजिए यहाँ एक सबसे बड़ी विधा है कि यहाँ प्रवेश की आयु 6 वर्ष, और इनको प्रवेश कौन देता था? बड़ा भिक्षु देता था। कौन देता था? बड़ा भिक्षु, जिन्हें हम अध्यापक बोलते थे। क्या बोलते थे? अध्यापक बोलते थे। यहाँ थोड़ा और बताना चाहूँ कि जब बालक को प्रवज्जा संस्कार अपनाना होता था तो प्रवज्जा संस्कार के समय वह बड़ा भिक्षु यानी कि अध्यापक के यहाँ जाता था। सबसे पहले वह मुंडन कराता था। मुंडन कराने के बाद गुरु के समक्ष सादर प्रणाम होता था, सिर को झुकाता था। सिर झुकाने के बाद वह पिंथी मोड़कर बैठ जाता था। पिंथी मोड़कर बैठ जाता था और पिंथी मोड़कर बैठ जाने के बाद तब उसे प्रवेश दिया जाता था। और वो प्रवेश कौन देता था? बड़ा भिक्षु या अध्यापक देता था। कौन देता था? बड़ा भिक्षु या अध्यापक देता था। अब बात करते हैं ये चीज किस में वर्णित है? ये सारी चीजें किस पुस्तक में वर्णित है? ये आपकी पुस्तक है जिसका नाम है विनय पिटक। क्या नाम है? विनय पिटक। विनय पिटक में ये सारी व्यवस्था को जोड़ा गया है। ये इसका वर्णन किसमें मिलता है? ये सारी व्यवस्थाओं का वर्णन किसमें मिलता है? विनय पिटक। विनय पिटक में प्रवेश से लेकर के उनकी शैक्षिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। किसकी? बौद्धकालीन शिक्षा की। ठीक है, तो अब देखिए उसे प्रवेश के समय बालक को शरणत्रयी वाक्य बोलना होता था। शरणत्रयी वाक्य कौन है? 3 वाक्य शरणत्रयी वाक्य है। कौन कौन से शरणत्रयी भाई है? बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। ये शरणत्रयी वाक्य हैं। कैसे वाक्य हैं? शरणत्रयी वाक्य। इन वाक्यों को बालक को बोलना होता था और वो भी कब बोलना होता था? प्रवेश के समय। और 10 सिक्का पदानी। 10 सिक्का पदानी का मतलब होता था 10 नियमों का पालन करना। यानी कि इसके बाद बालक को 10 नियमों का पालन करना होता था। अब जैसे आपको बता दें, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं फैलाना, बहुमूल्य चीजें नहीं लेना, ये सारे नियमों को फॉलो करना होता था। आभूषण नहीं लेना, श्रृंगार नहीं करना, ठीक, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, ये सारी चीजें इसके दायरे में ये नियमों को फॉलो करना था। इसमें 10 सिक्का पदानी यानी कि 10 नियमों का पालन करना होता था। इसके बाद आती है परीक्षा। परीक्षा मौखिक हुआ करती थी। पहले सब्जेक्ट को पढ़ा दिया जाता था, पहले विषय को पढ़ा दिया जाता था, इसके बाद मौखिक परीक्षा ली जाती थी। और मौखिक परीक्षा 1 बार नहीं 2 बार ली जाती थी, इसके बाद उसे पास किया जाता था। ठीक है, तो ये बात है। अब उपसंपदा संस्कार, इसके बाद उपसंपदा संस्कार अपनाना होता था। उपसंपदा संस्कार का मतलब होता है जब बालक की आयु 25 वर्ष के एवं में हो जाती थी तो उसे उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। उपसंपदा संस्कार के 2 कंडीशन होते थे। पहली, जब बालक को उपसंपदा संस्कार कराया जाता था तो उसे सबसे पहले गृहस्थ जीवन में प्रवेश, चाहे तो वह गृहस्थ जीवन प्रवेश कर सकता था, गृहस्थ जीवन में चला जा सकता था, नहीं तो अगर वह शिक्षक या भिक्षु बनना चाहता था तो उसको कुछ वो नियम फॉलो करना होता था। तो का नियम 10 भिक्षुओं को सामने क्या करना होता था? उसे पहले या तो वो गृहस्थ जीवन अपना व्यतीत करे, कोई दिक्कत नहीं। अगर शिक्षक या भिक्षु बनना चाह रहा है तो उसे 10 भिक्षुओं के सामने क्या करना था? एक भेष धारण करना होता था या पीले वस्त्रों को धारण करना होता था। तो पीले वस्त्रों को धारण करने के बाद में 10 भिक्षु उन पर प्रश्न करते थे। क्या करते थे? सिरवट, जिसको हम क्या बोलते थे? सिरवट से प्रश्न, सामने यानी कि प्रश्न करते थे।
तो प्रश्न करने थे, उन्हीं प्रश्नों के जवाब के बाद में उसका रिजल्ट घोषित होता था, तब उसे भिक्षु घोषित किया जाता था। क्या घोषित किया जाता था? भिक्षु घोषित किया जाता था, वो भी उपसंपदा संस्कार के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं अध्ययन काल। अध्ययन काल कुल वर्ष 20 वर्ष का होता है। अध्ययन कितना था बौद्ध कालीन में? अध्ययन काल कुल समय 20 वर्ष का होता था, यानी कि टोटल समय जो है 20 वर्ष का होता था, जिसमें 8 वर्ष प्रवज्जा संस्कार करने होते थे। प्रवज्जा संस्कार के लिए, ये प्राथमिक शिक्षा के लिए आपको 8 वर्ष देना होता था और 12 वर्ष उपसंपदा संस्कार के लिए आपको देना होता था। कितने वर्ष? 12 वर्ष उपसंपदा संस्कार और 8 वर्ष प्रवज्जा संस्कार के लिए आपको देना होता था। ठीक है, तो ये 8 वर्ष प्रवज्जा और 12 वर्ष उपसंपदा संस्कार, यानी कि टोटल कुल समय आपको 20 वर्ष कैसे है? अध्ययन काल 20 वर्ष का होता था। 8 वर्ष का प्रवज्जा संस्कार और 12 वर्ष का उपसंपदा संस्कार। ठीक है, इसके बाद शिक्षण विधियां, कौन कौन सी शिक्षण विधियां होती थी? शिक्षण विधियों में जैसे अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, तर्क वितर्क विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, अभ्यास विधि, ये शिक्षण विधियों का प्रयोग होता था। यह शिक्षण विधियां प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि शिक्षक व्यवस्था थी वो मौखिक थी, तो मौखिक व्यवस्था में मौखिक तरीके से जो प्रदर्शन किया जा सके, जो विधियों का प्रयोग किया जा सके, वह हमारी शिक्षण विधियां हुआ करती थी। ठीक है, तो जैसे अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, तर्क वितर्क विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और अभ्यास विधि, ये विधियों का प्रयोग हुआ करता था। पाठ्यक्रम में क्या क्या था? जैसे संस्कृत को पढ़ाना होता था, संस्कृत, व्याकरण, दर्शन मीन्स फिलॉसफर या ज्योतिष शास्त्र, गणित और न्याय को पढ़ाया जाता था। यानी कि क्या क्या पढ़ाया जाता था? संस्कृत को पढ़ाया जाता था, व्याकरण को पढ़ाया जाता था, दर्शन को पढ़ाया जाता था, ज्योतिष को पढ़ाया जाता था, गणित को पढ़ाया जाता था और न्याय को पढ़ाया जाता था। यानी कि विषय के रूप में आपके संस्कृत, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष और गणित और न्याय को रखा जाता था। ये विषय को पढ़ाया जाता था या ये विषय रखे जाते थे। कौन कौन विषय रखे जाते थे? ये संस्कृत, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, गणित और न्याय को रखा जाता था। ठीक है, तो देख लीजिए। और भाषा, किस भाषा में यह शिक्षा दी जाती थी? यह पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। यानी वैदिक कालीन में भाषा संस्कृत थी और बौद्ध कालीन में भाषा पाली थी। यानी कि पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा व्यवस्था कौन सी भाषा में थी? शिक्षा व्यवस्था पाली भाषा में दी जाती थी। तो देख लीजिए मित्रों, ये सब सारी इसकी विशेषताएं हैं और ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी मित्र, एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी लोगों को कम से कम 100, 1000, 10,000 इससे ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ें ताकि आप लोग इस वीडियो को समझ सकें। अगर इसमें कोई कमियां हैं, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है और आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। छोटा वीडियो है, आप देख सकते हैं।